गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ा था बेटा हमने? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। आज हमको पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्या था वो एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर ये था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, if two vectors are represented in magnitude and direction, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। if two vectors are represented in magnitude and direction, इसका मतलब अगर दो वेक्टर मुझे दिए हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, लेकिन वो दो वेक्टर कैसे है, लेकिन वो दो वेक्टर कैसे, जो रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो कैसी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कैसी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार फिर से कहते हैं, एक बार फिर से बोलेंगे। if two vectors are represented in magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, मतलब कैसे बेटा? मतलब ऐसे two adjacent sides of parallelogram। अगर मैंने ये ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो ठीक है ना। फिर से एक बार बोलेंगे हम। if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, by two adjacent sides of parallelogram, this is vector A and this is vector B, then resultant of these two vectors, is represented in magnitude and direction। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको भी मैं एक मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैग्नीट्यूड वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब लेकिन इसके दो डायगोनल आएंगे। अगर ये एक डायगोनल आएगा और ये दूसरा डायगोनल आएगा जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ना, कौन से डायगोनल से? रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या रहेगा बेटा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। क्या रहेगा वो? पैरेललोग्राम का डायगोनल। कौन सा डायगोनल? जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, मैंने अभी जो कुछ भी बोला है वो आपने लास्ट कॉपी में लिख के रखा ही होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इनकेस अगर नहीं समझाया तो मुझे पूछेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, बता दूंगा या पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, वो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर का, लेकिन इजी है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज क्या पढ़ना है हमको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज क्या पढ़ना है बेटा हमको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना। बोलिए सर इसका क्या मतलब है? वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट करना, इसका क्या मतलब है? ध्यान दो। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं इसके पहले। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ splitting components. It is a process of splitting the components. ठीक है, किसके कंपोनेंट? The process of splitting component of
ठीक है बेटा। अब स्प्लिट करना मतलब क्या, कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है ध्यान दें। ये ना मेरा एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया वेक्टर आर। क्या नाम दिया बेटा मैंने उसको, वेक्टर आर। ठीक है, मैं अगर 2D में कंसीडर कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन में अगर कंसीडर कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन में मतलब जहाँ पे 2 एक्सिस रहते हैं, कितने एक्सिस रहते हैं बेटा, 2 एक्सिस रहते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यस और नो? अगर मैं 2 डायमेंशन में कंसीडर करूंगा तो इसके बिना 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे बेटा मुझे। इसके भी कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे, 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। इसके अलोंग एक्सिस के अलोंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग एक्सिस। ठीक है, अगर मैं 2 डायमेंशन में कंसीडर कर रहा हूं तो इसके मुझे 2 वेक्टर्स मिलेंगे। वो 2 वेक्टर्स कौन से मिलेंगे, ध्यान दो। तो 2 वेक्टर्स मिलेंगे बेटा, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा रहेगा वाई डायरेक्शन। दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई। मेरा मेन वेक्टर है आर। कौन सा वेक्टर बेटा, आर। तो उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा उसको मैं लिखूंगा आर एक्स। क्या लिखूंगा बेटा, उसको मैं आर एक्स। और जो वेक्टर वाई डायरेक्शन में जाएगा उसका जो कंपोनेंट रहेगा उसको मैं लिखूंगा आर वाई। उसको मैं क्या लिखूंगा, आर वाई। मतलब मेरा जो वेक्टर आर है, मतलब मेरा जो वेक्टर आर है वो वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई से बना है। किससे बना है वो, वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई। समझ में आया? मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर आर एक्स एंड आर वाई। समझ में आया? सिंपल डेफिनेशन है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग लिख देते हैं फिर से, वेक्टर into its components। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है। किसके स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है, वेक्टर की स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है। वेक्टर को स्प्लिट हम किस में करते हैं, उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। अब कितने कंपोनेंट रहेंगे, एक कंपोनेंट रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं। हम 2D डायमेंशन यूज करते हैं या फिर हम 2D डायमेंशन यूज करते हैं या 3 डायमेंशन यूज करते हैं। समझ में आया? अगर मैं 2 डायमेंशन यूज कर रहा हूं मतलब सिर्फ 2 ही एक्सिस है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, मतलब 2 वेक्टर में वो स्प्लिट होगा। समझ में आया? अगर मैं 3D फिगर यूज कर रहा हूं तो मेरा जो एक मेन वेक्टर होगा वो 3 डायरेक्शन में स्प्लिट होगा। समझ में आया? मतलब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए वेक्टर आर को, तो वेक्टर आर बनेगा कैसे बेटा, वेक्टर आर बनेगा वेक्टर आर एक्स से और वेक्टर आर वाई से। कैसे बनेगा, वेक्टर आर एक्स से और वेक्टर आर वाई से। समझ में? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब कहीं जाके मुझे मिलेगा मेरा मेन वेक्टर आर। समझ में आया? आप इसको नोट डाउन करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट along the direction, along the direction तो x डायरेक्शन में जाएगा या फिर y डायरेक्शन में जाएगा। ये डायग्राम निकालेंगे, ठीक है, और वो इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, आपने बेटा यहाँ पे आपका जो वीडियो उसको पॉज करके डेफिनेशन लिख लेंगे। अब इसके बाद डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर r। ये रहेगा मेरा वेक्टर r
Rx and this is vector, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है मेरे यहाँ पे इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ वो ध्यान दें। इज इक्वल्स टू rx क्या लिखा बेटा आपने ध्यान दो, यहाँ पे मैंने वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry लिखा था। अब मैंने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू rx इंटू वेक्टर i प्लस ry इंटू वेक्टर j, ठीक है। यहाँ पे कैप है बेटा, इसको क्या कहते हैं, कैप। समझ में आया, ये वेक्टर i और j है, ध्यान दो, वेयर वेक्टर i एंड वेक्टर j आर यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा वो, यूनिट वेक्टर along direction x and y respective। I ये जो यूनिट वेक्टर है, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है बेटा, जब हमने स्केलर एंड वेक्टर का सबसे पहला यूनिट पहले सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था, तब हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है वो पढ़ा था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर I जो है वो x डायरेक्शन के लिए, कौन से डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन के लिए, नोट डाउन करेंगे ये चीज। यूनिट वेक्टर I जो है वो x डायरेक्शन के लिए है। यूनिट वेक्टर J जो है, यूनिट वेक्टर J जो है वो कौन से डायरेक्शन के लिए है, y डायरेक्शन के लिए है। अब तक मैं 3 डायमेंशन में नहीं घुसा हूं, अब तक हमने 3 डायमेंशन नहीं पढ़ा, इसीलिए मुझे दो ही यूनिट वेक्टर मिलेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर I एंड यूनिट वेक्टर J। मैं इक्वेशन या इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता, समझ में आया, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। और I और J क्या है उसको आप प्रॉपर्ली लिखेंगे वहां, ठीक है बेटा। चलो लिखो, ठीक है। अब ये हो गया अपना, ये होने के बाद, ये होने के बाद अगर मुझे यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, मुझे क्या लिखनी है बेटा, यूनिट वेक्टर की अगर वैल्यू लिखनी है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। मुझे अगर सिर्फ बोला है यूनिट वेक्टर I का फॉर्मूला लिखो, तो यूनिट वेक्टर I का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वेक्टर Rx डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Rx। क्या फॉर्मूला होगा, पढ़ो उसको, वेक्टर Rx प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Rx। मैग्नीट्यूड ऑफ Rx मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ Rx मतलब उसकी वैल्यू। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Rx। समझ में आया। अब ये जो फॉर्मूला है, बस आप इतना फॉर्मूला याद रखो, आप इतना फॉर्मूला याद रखो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। समझ में आया। फिलहाल तो आप बस फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखेंगे। कि डायग्राम में एंगल थीटा बन गया। क्या बन गया, एंगल थीटा। वो एंगल जो थीटा बना वो किसके बीच में बना, वेक्टर आर और एक्स एक्सिस के बीच में। किसके बीच में बना बेटा, वेक्टर आर और एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है। तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं,
तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। मुझे 90 डिग्री का एंगल मिला तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बन जाएगा मतलब अगर ये वैल्यू, ये अगर वेक्टर rx है तो ये कौन सा होगा, r y। क्या होगा बेटा, r y। और ये क्या है अपना r, ये क्या है r। तो अब ना मैं rx और ry की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। इसलिए कर रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ध्यान देंगे आप सब लोग, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, आर वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर, है ना। तो आर वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। इसके बाद sin थीटा है तो cos थीटा भी लो। cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है बेटा, rx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r। तो rx की वैल्यू क्या हो जाएगी, rx इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने 1 और 2 को स्क्वायर किया और उसको ऐड किया, ठीक है। जब मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया तो मुझे मिला आर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने इसको स्क्वायर किया, मुझे क्या मिला, आर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग तो कर लिया, अब ऐड करो दोनों को। तो जब मैं ऐड करूंगा दोनों को तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा है आपने। Therefore, r square is equals to rx square plus ry square। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, r स्क्वायर की चाहिए, r की चाहिए, आपको r की वैल्यू चाहिए। और वेक्टर r is equals to या r is equals to rx square plus ry square, ठीक है। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद मुझे डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan एंगल लेते हैं। टू फाइंड डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, आर वाई, एडजेसेंट क्या है, आर एक्स। थीटा मतलब डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स।
है ना। tan थीटा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। समझ में आया। यहाँ पे आपको जो एक सिंगल वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड भी मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गई। समझ में आया बेटा। ये सब कर रहे थे हम, ये सब हम किसमें कर रहे थे, टू डायमेंशन में कर रहे थे। किसमें कर रहे थे तब, टू डायमेंशन में कर रहे थे, 2D में कर रहे थे। अब आप ये सोचो अगर 2D की जगह अगर 3D है, वहां पे 3D है मतलब 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस है मतलब x y एंड z है, x y एंड z है। तो x y एंड z जब होगा तो ये सब कैसा होगा, है ना, x y एंड z होगा तो ये सब कैसा होगा। उस कंडीशन में पढ़ते हैं, उसके लिए पूरी डेरिवेशन नहीं है, बस इसी डायग्राम को आप कंसीडर करो। ये है z एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। तो ये z एक्सिस है, यहाँ पे मैंने पहले rx ry, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, rz। ठीक है, तो वेक्टर r को जहां मैं पहले वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry लिखता था, अभी क्या लिखूंगा ध्यान दो, r इज इक्वल्स टू rx प्लस ry। पहले जो मेरा वेक्टर था वेक्टर r, वो सिर्फ दो ही एक्सिस से बनके मिलता था, ये कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। ये कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था उस समय, लेकिन अभी जब मैं 3 डायमेंशन में उसको यूज कर रहा हूं तो अभी 3 एक्सिस आएंगे वहां पे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यस और नो। तो 3 एक्सिस से मुझे 3 कंपोनेंट मिलेंगे, 3 कंपोनेंट मिलेंगे तो मेरा जो वेक्टर r है वो 3 कंपोनेंट से बनके तैयार होगा। वेक्टर r इज इक्वल्स टू rx प्लस ry प्लस rz। ठीक है, लेकिन ये तो वेक्टर r है बेटा, क्या है वेक्टर r, मुझे तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है उसका। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो पूरी प्रोसेस करेंगे क्या, नहीं पूरी प्रोसेस नहीं करेंगे, मैं इसी से लिखूंगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ठीक है उसका, चलो नोट डाउन करेंगे। इसके बाद ना बेटा हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए हमको ये आना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो बाय।